इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद थर्मोकेमिस्ट्री। Thermochemistry is a branch of chemistry that deals with heat changes accompanying a reaction। यानी जब कभी एक केमिकल रिएक्शन अकर करेगा तो उसके रिज़ल्ट में या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज़ होगी। तो इन हीट चेंजेस की स्टडी को जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। नाउ कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट में हमारे पास ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होगी। ऐसे रिएक्शंस जिनके रिज़ल्ट में हीट एब्जॉर्ब होगी, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो नेट हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हीट की एब्जॉर्प्शन के बाद बनते हैं। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ हाई एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ लो। नाउ अगर हम इस रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, सो दिस इज़ एनर्जी प्रोफाइल। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थर्मो केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक रिएक्शंस में कम होगी, जबकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें रिएक्टेंट्स लो एनर्जी लेवल पे और प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी लेवल पे हमें देखने को मिलेंगे। Now, the energy absorbed in this reaction will be equal to this energy difference between the reactants and products, and this is called heat of reaction. इसी तरह there are some reactions जिनके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होगी। Now वो रिएक्शंस जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ओवरऑल देयर विल बी रिलीज़ ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी और उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी रिलीज़ की तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ देखेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के ग्राफ में हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। So now this is the energy of reactants and this is the energy of products. So it means कि हमारे पास reactants जब product में convert हुआ है, so this much amount of energy is released and this is called heat of reaction. नाउ हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम जबकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। देयरफॉर रिएक्टेंट्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट्स। इसी तरह एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन में चूँकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल हैं तो इसलिए एक स्टेबल चीज़ को अपने से लेस स्टेबल चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें ओवरऑल हीट देनी पड़ती है, जबकि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो नाउ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच अकर विदाउट प्रोविज़न ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी या हीट दिए बगैर खुद ही से हो जाते हैं उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सोडियम मेटल लिया सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया। तो सोडियम मेटल को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे ये खुद ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाएंगे। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज, जिसमें हमें रिएक्टेंट्स को कोई एक्सटर्नल हीट या एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही से हमारे पास रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऑल्सो इंक्लूड दोज रिएक्शंस विच रिक्वायर इनिशियल हीट, जिनको शुरू में एनर्जी चाहिए बट प्रोपगेट विदाउट हीट। नाउ ये वो रिएक्शन हैं जिनमें हमारे पास रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन जब हम वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो रिएक्शन है वो एनर्जी के बगैर प्रोपगेट करता है। फॉर एग्जांपल आई हैव मीथेन गैस। नाउ मैं मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूँ। नाउ इसकी कंबस्शन के लिए मुझे शुरू में थोड़ी सी स्पार्क या हीट चाहिए, तो इनिशियली मैं इसको स्पार्क या हीट दूंगा और वंस मीथेन जब बर्न करना स्टार्ट करेगी तो उसके बाद मुझे इस रिएक्शन को कोई हीट
या स्पार्क देने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियसली आगे प्रोसीड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। सो इन रिएक्शंस को भी हम स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं विच अकर विद प्रोविजन ऑफ हीट, जिन्हें हम एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो तब वो हमारे पास अकर करते हैं, अदरवाइज़ विदाउट प्रोविजन ऑफ हीट ये प्रोसेसेस अकर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब इसको मैं डिकम्पोज करता हूँ यानी ब्रेक डाउन करता हूँ इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करता हूँ इन दो सब्सटेंसेस में, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आई रिक्वायर सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट। तो सिंस इस रिएक्शन को हीट हम देंगे तो ये रिएक्शन आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। सो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ यूजुअली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं दे आर यूजुअली नॉन स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमें हीट दे के ब्रेक करना पड़ता है सब्सटेंस को इनटू इट्स कंपोनेंट्स। Now important point which is confusing here is कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे या नॉन स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होंगे या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कीप इन माइंड कि रिएक्शन का एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होने का डायरेक्टली रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने से कोई रिलेशन नहीं है। नाउ एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, इट इज़ गवर्न्ड बाय एक्सर्गोनिसिटी। तो वो रिएक्शंस जो एक्सर्गोनिक हैं दे विल बी स्पॉन्टेनियस, और वो रिएक्शंस जो एंडरगोनिक हैं दे विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को एक्सोथर्मिसिटी या एंडोथर्मिसिटी गवर्न नहीं करती, बल्कि एक्सर्गोनिसिटी और एंडरगोनिसिटी गवर्न करती है। नाउ एक्सर्गोनिक रिएक्शंस वो हैं जिनके हमारी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, यानी वो रिएक्शन जिसके रिज़ल्ट में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी या गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज़ होगी उसको हम कहेंगे एक्सर्गोनिक। और वो रिएक्शंस जिनके रिज़ल्ट में गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी that will be endergonic. Now the discussion of Gibbs free energy is out of course, therefore we do not need to discuss it further. But point to note here is कि exothermic reactions spontaneous और non-spontaneous भी हो सकते हैं और endothermic reactions भी spontaneous या non-spontaneous हो सकते हैं। Now we see कि हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले सपोज़ कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम ज़्यादातर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं और रिएक्शंस की हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं। सो सपोज़ आई हैव अ रिएक्शन वेसल जिसके अंदर मेरे पास एक रिएक्शन अकर कर रहा है। नाउ थर्मोकेमिस्ट्री में वो चीज़ जिसकी हीट चेंज में हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम कहेंगे सिस्टम। सो इन दिस केस हम रिएक्शन की जो हीट चेंज है उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो हमारे पास पूरा रिएक्शन मिक्सचर है ये हमारे पास थर्मोकेमिकल सिस्टम आ जाएगा। नाउ सिस्टम के सराउंडिंग में जो कुछ पड़ा हुआ है, यूनिवर्स का जो भी पोर्शन है सिस्टम के बाहर, उसको हम कहेंगे सराउंडिंग, यानी जो हमारी एटमॉस्फेयर है दैट विल बी द सराउंडिंग्स ऑफ दिस सिस्टम। नाउ हमारे पास इस सिस्टम को सराउंडिंग से जो चीज़ सेपरेट कर रही है दिस इज़ दिस रिएक्शन वेसल। तो ये जो रिएक्शन वेसल है इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सो इस रिएक्शन वेसल को हम कहेंगे बाउंड्री। सो दीज आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। Now the basic heat change that is occurring in this reaction or the system, the heat change is occurring between system and surroundings. तो अगर system heat release कर रहा है तो heat will go to surroundings, और अगर system heat absorb कर रहा है तो heat will come from surroundings to the system. तो हमारे पास जो thermochemistry की heat changes हैं they will occur between system and surroundings. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मोकेमिस्ट्री हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी और हीट चेंजेस को बताती है, यानी ये हमें ये बताती है कि एक रिएक्शन आइदर अकर
अकर कर सकता है स्पॉन्टेनियसली या नहीं, और इसके अलावा हमें ये बताती है कि रिएक्शन में हीट चेंजेस कितनी इन्वॉल्व होंगी। नाउ थर्मोकेमिस्ट्री हमें रिएक्शन का मैकेनिज़्म और रिएक्शन की स्पीड के बारे में कोई आइडिया नहीं देती। दैट इज़ द वर्क ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। Now we move towards the concept of state function, which is the basic concept in thermochemistry. So suppose I have this container. Now इस container को मैंने enclose कर दिया है और हमारे पास इसके अंदर गैस के molecules पड़े हैं। Now चूँकि ये गैस एक specific state में पड़ी है, तो अब ये गैस जिस स्टेट में पड़ी है उस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम सर्टेन पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक गैस कंटेनर में पड़ी है तो इसका सर्टेन प्रेशर होगा, इसका सर्टेन वॉल्यूम होगा और ये सर्टेन टेम्परेचर पे पड़ी होगी। तो वो पैरामीटर्स जिनको यूज़ करके हम एक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शन इज़ मैक्रोस्कोपिक विच मीन्स मेजरेबल, macroscopic property of a system which depends only on the initial and final values and is independent of the path taken to bring the change। अब ये जो हमारे पास स्टेट फंक्शंस हैं, ये वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की जो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करते हैं इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे, और जो पाथ हमने लिया है इनकी इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू में चेंज करने के लिए उस पाथ पे ये डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपोज़ मेरे पास एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर है 10 केल्विन्स। अब मैंने उसका टेम्परेचर कर दिया 20 केल्विन। तो अब सिस्टम की जो स्टेट है वो 10 केल्विन पे अलग थी और 20 केल्विन पे अलग है। अब हमारे पास जो सिस्टम की स्टेट है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड करेगी, यानी टेम्परेचर 10 के है तो सिस्टम अलग स्टेट में होगा, टेम्परेचर 20 के है तो सिस्टम अलग स्टेट में होगा। अब जिस पाथ से मैंने इस टेम्परेचर को 10 से 20 किया है उस पाथ पे हमारे पास जो सिस्टम है उसकी स्टेट डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने टेम्परेचर को 10 के से 20 के किया है रेडिएशन दे के, तो तब भी हमारे पास सिस्टम की जो फाइनल स्टेट है वो 20 के पे पहुंच के वैसी ही होगी जिस तरह उसको 20 के पे होना चाहिए। या अगर मैंने टेम्परेचर को 10 के से 20 के इंक्रीज़ किया है किसी और मेथड से, तो तब भी सिस्टम की जो स्टेट है वो फाइनल तक पहुंच के वैसी ही होगी। जिस पाथ के थ्रू मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, सिस्टम की जो स्टेट है वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। सिस्टम की स्टेट सिर्फ डिपेंड करेगी टेम्परेचर की इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर। सो दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। सो हमारे पास बेसिक स्टेट फंक्शंस थर्मोकेमिस्ट्री में है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी बट डेल्टा ई इज स्टेट फंक्शन। इसी तरह चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच, दिस इज स्टेट फंक्शन। सो ये हमारे पास मेजर स्टेट फंक्शंस हैं एंड दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। Next type of function that we have for a system is path function. Now path function वो property of a system है that depends upon the path taken. Now major path functions हैं heat and work. तो हमारे पास heat और work की जो values हैं that depend upon the path taken. For example, अगर मैं एक cyclic process में work करवाता हूँ, तो साइक्लिक प्रोसेस में या हीट चेंज को स्टडी करता हूँ, तो साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम क्या करता है, इनिशियल वैल्यू पे वापस आके खड़ा हो जाता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ओवरऑल हीट चेंज विल बी ज़ीरो। और अगर मैं इसी काम को एक ओपन प्रोसेस से कराता हूँ, नॉन साइक्लिक प्रोसेस से कराऊँगा, तो हीट चेंज विल नॉट बी ज़ीरो। तो दीज टू properties of a system depend upon the path that we are applying to make a change in the system. So they are called path functions and they are denoted by small alphabets. Now to understand the difference between path function and state function. So suppose I have a person standing here. Now ये person stairs चढ़ के ऊपर गया है। So ये स्टेयर्स चढ़ के यहाँ ऊपर गया है और ये यहाँ पर टॉप पर पहुँच गया। नाउ इसका नीचे से ऊपर पहुँचना इसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अब
ये नीचे से ऊपर गया है तो इसकी जो एनर्जी यूज़ हुई है वो स्टेयर्स के थ्रू जाने में ज़्यादा थी। और अगर मैं इसी बंदे को नीचे से ऊपर ले जाता हूँ थ्रू अ लिफ्ट, तो लिफ्ट के थ्रू जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसकी जो एनर्जी है वो कम लगेगी। सो इसको हम कहेंगे पाथ फंक्शन। तो जब एक सिस्टम हीट चेंज करता है या वर्क करता है तो हमारे पास वो डिपेंड करता है कि सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर किस पाथ के थ्रू गया है। अगर ये बंदा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाएगा तो ज़्यादा वर्क लगेगा, और अगर ये डायरेक्ट एलिवेटर से ऊपर जाएगा तो कम वर्क लगेगा। तो मतलब जो हमारे पास इसके वर्क की प्रॉपर्टी है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पाथ दैट ही इज़ टेकिंग टू चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन। नाउ स्टेट फंक्शन को समझने के लिए लेट मी कंसीडर अ क्लोज्ड वेसल जिसमें गैस का वॉल्यूम है 10 और एक और क्लोज्ड वेसल है जिसमें गैस का वॉल्यूम है 5। अब हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब अगर मैंने वॉल्यूम को चेंज किया है 10 से 5 तो मैं प्रेशर इंक्रीज़ करके भी वॉल्यूम को 10 से 5 कर सकता हूँ, या अगर मैंने वॉल्यूम को चेंज किया है 10 से 5 तो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके भी वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूँ। तो अब जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट थी वो 10 वॉल्यूम वाली थी और फाइनल स्टेट 5 वॉल्यूम वाली है। अब वॉल्यूम को मैंने चेंज अगर प्रेशर इंक्रीज़ करके किया है या टेम्परेचर डिक्रीज़ करके किया है, जो भी मैंने पाथ लिया है वॉल्यूम को चेंज करने का, तो सिस्टम की जो फाइनल और इनिशियल स्टेट है वो वॉल्यूम की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। यानी अभी ये इसकी स्टेट में वॉल्यूम 10 है, अब इसकी स्टेट में वॉल्यूम 5 है, तो 5 वॉल्यूम पे सिस्टम अपनी कंडीशन में रहेगा। बेशक वॉल्यूम को मैं 5 करूं प्रेशर इंक्रीज़ करके या टेम्परेचर डिक्रीज़ करके, तो पाथ टेकन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो सिस्टम की स्टेट है दैट विल डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, नॉट ऑन द पाथ टेकन दैट इज़ यूज्ड टू टेक अ चेंज इन द सिस्टम। Now, talking about types of system, we have three basic types of system. First type of system is an open system. Now, open system में क्या होगा हमारे पास, there will be a continuation between system and surrounding. तो देखें यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ कॉन्टीन्यूड है, तो इसके अंदर हमारे पास मैस भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। तो ओपन सिस्टम में सिस्टम कैन एक्सचेंज मैस एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। नाउ सपोज़ कि मैंने इसी वेसल को क्लोज़ कर दिया, यानी ऊपर हमने कोई लिड रख दिया। नाउ दिस सिस्टम इज़ क्लोज्ड एंड इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस विद द सराउंडिंग्स। अब ये सराउंडिंग्स के साथ सिर्फ बाउंड्री के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट ओपनली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। तो हमारे पास क्लोज सिस्टम मैस एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग्स के साथ, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, वो भी थ्रू द बाउंड्री। थर्ड इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसके अंदर सिस्टम को हम सराउंडिंग से कम्प्लीटली आइसोलेट कर सकते हैं। तो आइसोलेट सिस्टम हमारे पास सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। तो ये सिस्टम ना तो मैस एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग्स के साथ, ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग्स के साथ। The next concept that is used in thermochemistry is internal energy. Now, internal energy of a system is the sum of all the types of energies that are present in a system. Now, practically speaking, हमारे पास सिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। Therefore, इंटरनल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इट इज़ नॉट मेजरेबल। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी E, या जिसको हम अक्सर फिज़िक्स में U भी लिखते हैं, ये वैल्यू इमेजरेबल है। तो हम किसी भी सिस्टम की टोटल जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी है उसको मेजर नहीं कर सकते। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास जब कभी भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज होगी, तो जब भी सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी दो फॉर्म्स में चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है इट मैनिफेस्ट्स आइदर एज वर्क और हीट।
तो जब भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज होगी तो वो या तो वर्क में कन्वर्ट होगी या तो हीट में कन्वर्ट होगी। तो हम वर्क को भी मेजर कर सकते हैं और हीट को भी मेजर कर सकते हैं। देयरफॉर बाय मेजरिंग द वर्क एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम वी कैन मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजरेबल नहीं है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है जो कि हीट या वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसको हम डेल्टा ई लिखते हैं, दिस वैल्यू इज़ मेजरेबल। एंड दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। Now we have an important statement which is first law of thermodynamics, which is also called law of conservation of energy. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हमारे पास एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। अब अगर इसको हम एक थर्मोकेमिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करें, सपोज वी हैव अ थर्मोकेमिकल सिस्टम, यानी एक रिएक्शन वेसल है जिसमें रिएक्शन अकर कर रहा है। तो अब अगर इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी जब कभी अपनी वैल्यू चेंज करेगी तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास इसके अंदर जो चेंज आएगी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी और अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब कभी सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी तो ये किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी, ये किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आएगी, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो जब कभी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो ये दो फॉर्म्स में आएगी, फर्स्ट फॉर्म इज़ हीट एंड सेकेंड फॉर्म इज़ वर्क। सो सपोज मेरे पास सिस्टम एक इनिशियल वॉल्यूम के ऊपर पड़ा है। अब मैं इस सिस्टम को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। नाउ हीट करने से सिस्टम का जो पिस्टन है ये अब नई पोजीशन पर मूव कर जाएगा हेयर। अब हमारे पास ओल्ड पोजीशन से सिस्टम न्यू पोजीशन पे मूव कर गया है एंड दिस इज़ द न्यू वॉल्यूम। दिस वाज V1 एंड दिस इज़ V2। अब ये किस वजह से हुआ है, हमने हीट प्रोवाइड की है। तो अब जो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी वो किसके बराबर होगी, अब जो हमने हीट प्रोवाइड की है उसमें से कुछ हीट जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और बाकी जो हीट है वो यूज़ होगी सिस्टम के पिस्टन को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर ऊपर मूव करने के लिए। तो कुछ हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और कुछ हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुई। अब ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम है इट इज़ टेकन एज माइनस। नाउ सिंस प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो वर्क डन इज़ गिवन बाय P डेल्टा V। नाउ ऐसा रूल अगर हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम हम कहें, यानी अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, लाइक इन दिस केस कि सिस्टम ने पिस्टन के ऊपर वर्क किया और पिस्टन को ऊपर मूव कराया, सो दैट इज़ टेकन एज -W। अगर हीट रिलीज़ हो रही है सिस्टम से बाहर, तो अगर सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा है, हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम, तो इट इज़ टेकन एज -Q। तो वो काम जो सिस्टम करेगा उसको हम नेगेटिव के साथ लेंगे। और अगर कोई काम हमारे पास सिस्टम के ऊपर होगा यानी ऑन द सिस्टम, तो अगर सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग्स वर्क करेंगी तो दैट विल बी टेकन एज +W। और अगर सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग्स हीट देंगी यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो दैट विल बी टेकन एज +Q। नाउ सपोज कि मैं इसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूँ और मैं वॉल्यूम को चेंज नहीं होने देता। नाउ दिस पिस्टन इज़ इमूवेबल। तो अब जितनी भी हीट सिस्टम के अंदर जाएगी, चूँकि वॉल्यूम तो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा V विल बी ज़ीरो, तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो जितनी भी हीट है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के अंदर, क्योंकि अब तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो P डेल्टा V विल बी ज़ीरो, यानी वर्क डन भी नहीं होगा। तो अब जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो
तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जितनी भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट विल ओनली चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड नो वर्क विल बी डन. So this is another important statement. That's all for this lecture. Thank you.